स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, तो कल मैंने सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं फिर से ये वाला जो आयु का लक्षण है वो दोबारा श्लोक रीड करके दिखाऊंगी। आप सब बिना माइक ऑन करे मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, तभी आप लोगों को श्लोक लर्न मतलब रीड करना आएगा। ठीक है। शरीरे इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक च अनुबंधश्च प्रायेर आयुर उच्यते। शरीरे इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक च अनुबंधश्च प्रायेर आयुर उच्यते। ठीक है, 4 पार्ट्स बताए थे, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इनके संयोग को हम धारी या जीवितम, इनके संयोग को हम आयु कहते हैं, और धारी जीवितम नित्यक और अनुबंध इनके पर्याय हैं। ठीक है, एक बार और मैं रीड करूंगी। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक च अनुबंधश्च प्रायेर आयुर उच्यते। ठीक है, अब हमने बताया था सेकंड लक्षण क्या था, तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति। आयु क्या है? चेतना की अनुवृत्ति, मतलब चेतना का होना आयु का लक्षण है। हमने अब मतलब मेरे को कल पढ़ाते हुए याद आया कि हमारी जो बायोलॉजी की बुक थी 11th-12th की, आई थिंक 11 की बुक में था कि लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कॉन्शियस होता है। तो आप देखोगे यही सेम लाइन है यहाँ पे, तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति। चेतना का मतलब, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस का होना आयु का लक्षण है, और वहां पे भी हमको यही सेम लाइन मिलती है कि कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये सेम बिल्कुल वही है। अब आयु की परिभाषा हमने बताई थी, पंच भौतिक शरीर चक्षु आदि इंद्रियां, पंच मन एवं आत्मा, इनका संयोग, जो हमने 4 अभी बताए हैं। ठीक है, शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा, इनका संयोग, और जितने समय काल तक चेतना रूप में बना रहे, मतलब चेतना, उन 4, ये 4 हमारे जो घटक हैं उनको मिला के प्लस चेतना, इनको आयु कहा गया है। ठीक है, आयु के घटक शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय। अब इन सब का मैंने एक्सप्लेन किया था। शरीर क्या होता है? पंच महाभूत का विकार होता है जिसके अंदर चेतना रहती है। ठीक है, आत्मा क्या होती है? जो जिसको ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान का कर्ता एवं भोक्ता है। मन क्या होता है? जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। और इंद्रिया क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति का माध्यम इंद्रियां होती है। आयुर्वेद के लक्षण हमने कल स्टार्ट किए थे। तो आयुर्वेद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे होता है? आयु और वेद। वेद के 4 हमने अर्थ बताए थे, सत्ता, ज्ञान, विचार और व्याप्ति। तो इसी के थ्रू हम इन 4 वर्ड्स के थ्रू ही आयुर्वेद की परिभाषा भी बता सकते हैं। आयुर्वेद वह शास्त्र है जिससे आयु का अस्तित्व हो, जिसमें आयु का अस्तित्व हो, आयु का ज्ञान हो, आयु संबंधित विचार हो, या जिससे आयु की प्राप्ति हो। ये चारों जो हमने अर्थ बताए थे विद धातु के, वही उन चारों को यूज करके हमने आयुर्वेद शास्त्र की परिभाषा बताई है। ठीक है, और ये दूसरा जो है आयुर्वेद का अर्थ, जिस शास्त्र में आयु की सत्ता हो, जिस शास्त्र में आयु का लाभ हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। ये श्लोक मैंने बताया था, ये ऑप्शनल है, आपको लर्न करने का मन हो तो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का आयुर्वेद का लक्षण। ठीक है, अब हम देखेंगे आयुर्वेद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण क्या है, क्या फीचर्स है। तो हम इस श्लोक को हम अब देखते हैं इसे कैसे पढ़ना है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद च उच्यते। ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था उच्यते का मतलब क्या होता है? कहते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, इनका मीनिंग याद रखोगे तभी तुम्हारे को श्लोक तोड़ना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ना कैसे है? फर्स्ट वर्ड को हिताहितम, इसका मतलब क्या है? हित और अहित। ठीक है, और सेकेंड वर्ड है सुख दुख। ठीक है, तो हित, अहित, सुख, दुख, इन प्रकार की आयु को, और हित अहितम, इसका मतलब क्या है? आयु के लिए जो हितकर है उनका मान, मान मतलब होता है एक तरह से मेजर करना। ठीक है, तो मान च तच्च यत्रोक्तम, ऊपर जो 4 तरह की आयु दी गई है, हित, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चारों आयु का जो मान दे हमारे को, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ पे यत्र उक्तम, हम उक्त का मतलब पता होगा ना, उक्त का मतलब होता है ऊपर, जैसे लिखा है ना, उक्त दिए गए सेंटेंस में या फिर उक्त दिए गए वाक्य में ये करो वो करो, जो वहाँ को 3rd 4th में जो क्वेश्चंस आते थे
फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में उसमें होता था ना, यत्र उक्त, मतलब उक्त दिए गए वाक्य में से ये मार्क करें, वो ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो उक्त का मतलब होता है ऊपर, तो मानम च तच्च यत्र उक्तम, जो ऊपर, यत्र का मतलब होता है जो, तो जो ऊपर 4 प्रकार की आयु दी गई हैं उनका मान मतलब मेजर जो बताए, कि मतलब हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इनका मेजर मतलब आयुर्वेद से हमारे को कैसे मेजर पता चलेगा कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या अहित आयु है, और किस चीज से हमारे को सुख आयु की प्राप्ति होगी, या फिर किस चीज से हमारे को दुख आयु की प्राप्ति होगी, इन सबको जो बताए वह आयुर्वेद शास्त्र है। और हित अहितम, अब हित आयु, अहित आयु की प्राप्ति हो, पर आयु के लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है। अब हितकर क्या है हमारी आयु के लिए, हितकर होता है पथ्य आहार जो है हमारा, ऋतुचर्या जो हम पालन करते हैं, या फिर दिनचर्या का जब हम पालन करते हैं, वो हमारी आयु के लिए हितकर है। तो ये हित क्या, हमारी आयु के लिए जो हितकर है उसका वर्णन करे, और अहित आयु मतलब अहितकर जो पदार्थ है हमारे लिए, जैसे विरुद्ध भोजन करना या फिर ज्यादा खा लेना, जैसे अध्यशन कहते हैं, आधी भूख लगे में खा लेना, इन सब का पालन करना, या फिर ऋतु विपरीत आहार का सेवन करना, वो होता है अहितम, मतलब अहित, हमारी आयु के लिए अहितकर है। ठीक है, तो इस अब हम इसका हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस शास्त्र ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु तथा दुख आयु का वर्णन हो, 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, हित, अहित, सुख और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु का जिसमें वर्णन हो, और आयु के लिए हित एवं अहित आहार विहार एवं औषध का वर्णन हो। ठीक है, तो इसमें हमारी 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, और हमारी आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है। हमारे को अगर सिर्फ ये बता दिया जाता कि इसमें हित आयु ये होती है, अहित आयु ये होती है, तो उससे हमारे को क्या फायदा होता, हमारे को फायदा तो तभी होगा ना कि आयुर्वेद पढ़ने का, जब हमारे को पता चले कि हम आयु की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हम आयु बढ़ा कैसे सकते हैं अपनी। ठीक है, और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए या क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे हमारी आयु कम होगी। तो यहाँ पे अहित और हित का भी वर्णन किया गया है। और आयु का प्रमाण, मैंने बताया था ना, मान का मतलब होता है एक तरह से मेजर, तो आयु का प्रमाण एवं स्वरूप का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। तो ये वाला श्लोक याद करना है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्यम हिताहितम मानम च तच यत्र उक्तम आयुर्वेद च उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इन चार प्रकार की आयु का जहाँ पे मेजर गिवन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं, और जहाँ पे हित अहित का गिवन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द, आयुर्वेद के पर्याय क्या कहा गए हैं। तो यहाँ पे हमारे को 7 वर्ड्स गिवन है, या तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने भी एस से स्टार्ट होते हैं उनको याद कर ले पहले, जैसे शाखा, सूत्र और शास्त्र। शाखा सूत्र शास्त्र, शाखा सूत्र शास्त्र, और बाकी के क्या बचा, विद्या ज्ञान लक्षण तंत्र। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, तंत्र लक्षण ज्ञान विद्या ज्ञान, इसको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो ऐसे हो जाएगा, शाखा सूत्र शास्त्र और विद्या का ज्ञान लक्षण और तंत्र। ठीक है, या फिर इसको एक छोटा सा निमोनिक है उससे भी याद कर सकते हो, विद्या की शाखा तंत्र शास्त्र का लक्षण ज्ञान सूत्र है। ठीक है, इन 7 जो हमारे को इसके पर्याय दिए गए हैं उनको याद करना है। इसमें कुछ बताने का है नहीं कि शाखा का क्या मतलब होता है, शाखा मतलब होता है ब्रांच। ठीक है, विद्या मतलब पता ही है सबको, सूत्र मतलब होता है किसी भी चीज को कंसाइज वे में कहना। ठीक है, तो जो हमारी आयुर्वेद में हमारे लिए जो हेल्थी चीजें हैं उनको कंसाइज या फिर सूत्र फॉर्म में कहा गया है, मतलब बहुत ही छोटा करके कहा गया है। ठीक है, ज्ञान, शास्त्र का मतलब होता है किसी भी शास्त्र होता है, कोई भी चीज के ऊपर जो ग्रंथ होती है उसको शास्त्र कहते हैं। लक्षण मैंने बता दिया, और तंत्र होता है, तंत्र भी शास्त्री होता है। ठीक है, अब आयु के भेद कैसे होते हैं। आयु के हमारे 4 प्रकार के भेद कहे गए हैं, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स में आ सकता है कि आयु के, आयुर्वेद के लक्षण
बताते हुए आयु के भेद बताएं। ठीक है, तो आयुर्वेद के लक्षण में हमारे को ये वाला श्लोक बोलना होगा, और इनफैक्ट वाइवा में भी ये वाला श्लोक बहुत सुनते हैं। पदार्थ विज्ञान के वाइवा में फेवरेट होता है, इनफैक्ट पदार्थ विज्ञान के भी नहीं, आप क्रियाशील में जाओगे, उसमें भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो वो बोलेंगे आयुर्वेद की डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको ये वाला ही श्लोक सुनाना होता है। और कई बच्चे इसमें भी गलती करके आ जाते हैं कि आयुर्वेद के लक्षण की जगह वहां पे आयुर्वेद का प्रयोजन बोलने लग जाते हैं। वो स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम वाला है ना, तो ये याद रखना है कि ये आयुर्वेद का लक्षण है, इसमें ही इस श्लोक में ही गिवन है आयुर्वेद च उच्यते। ठीक है, अब आयु के भेद हैं हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एवं दुख आयु, ये 4 आयु के भेद गिवन है। ठीक है, अब हित आयु का क्या लक्षण है, यहाँ पे हित आयु के कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। ठीक है, तो हितायु किसे कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला हो, दूसरे की धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि वेगों का धारण करने वाला हो। वेगों का धारण करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान आदि इनको व्यक्त ना करे, मतलब अपना क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान के वेग में आके ना बोले, मतलब इन सब चीज, ये जो हमारे अधारणीय वेग कहे गए हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, इनका मतलब होता है इनको प्रकट नहीं करना चाहिए, कि किसी पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या मतलब जेलिसी नहीं होना चाहिए। अभिमान मतलब प्राउड नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो इन सब का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दान, तप, ज्ञान, शांति में तत्पर हो, मतलब इन सब में हमेशा एक्टिव रहे वो। तो जो मनुष्य इसमें, अब तुम देखोगे कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारे औरों के लिए अच्छी हैं, या फिर एक समझ लो जो हमारे इमोशनल वेलबींग है ना उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो इमोशनल वेलबींग क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जो सभी प्राणी मात्र के कल्याण को चाहने वाला हो, मतलब एक तरह से काइंडनेस हो उसके अंदर, दूसरे की धन की इच्छा ना रखे, मतलब वो लोभी नहीं है, सत्यवादी है, हमेशा ट्रुथफुल है, शांति प्रिय है, वॉयलेंस नहीं करता, विचार पूर्वक कार्य करने वाला है, मतलब डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज अच्छी है। तो यहाँ पे जितना भी उसका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो अच्छी होती हैं, तो हम उसे हित आयु कहते हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु कहते हैं। अब नेक्स्ट गिवन है अहित आयु। उपरोक्त हितायु के विपरीत, मतलब इन सभी के जो ऑपोजिट लक्षण जिसमें मिलेंगे मनुष्य वाले मनुष्य की अहित आयु होती है, मतलब जो ऊपर से जिसको जो हमने इमोशनल वेलबींग के जो लक्षण बताए हैं वो जिसमें नहीं होंगे उसे हम अहित आयु बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आया है हमारा सुख आयु। सुख आयु में क्या आता है, जो मनुष्य मानसिक रोगों से रहित हो, जो मनुष्य शारीरिक रोगों से रहित हो, शरीर में बल एवं वीर्य उत्तम मात्रा में हो, यशस्वी, पुरुषार्थी, पराक्रमी, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करने में समर्थ हो, जिसके इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण होते हो, सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। ठीक है, इसमें अब क्या बोला है, जो मानसिक रोगों से रहित हो, जिसमें कोई भी मेंटल इलनेस ना हो, और शारीरिक रोगों से रहित हो, मतलब कोई भी फिजिकल इलनेस भी ना हो, मेंटल तो नहीं है, कोई भी फिजिकल भी नहीं है। ठीक है, शरीर में बल एवं वीर्य उत्पन्न हो। बल मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, और वीर्य क्या होता है, वीर्य वीर्य एक तरह से फर्टिलिटी से कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलिटी जिसकी अच्छी हो। ठीक है, अब उसमें यशस्वी हो, यशस्वी मतलब जिसका यश फैला हुआ हो, जिसको सब सम्मान करते हो। पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी मतलब जिसका स्ट्रेंथ अच्छी हो। ठीक है, पुरुषार्थी का भी मतलब यही होता है कि जो अपना काम खुद कर सके उसे पुरुषार्थी कहते हैं। पराक्रमी, जिसमें जो काफी पराक्रमी होता है, जो जिसमें काफी कॉन्फिडेंस हो, या फिर जो पराक्रम दिखा सके, जैसे जो युद्ध वगैरह करते हैं, या फिर जो लड़ने वगैरह में अच्छे होते हैं, मतलब बॉडी स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो पराक्रमी भी होते हैं।
ठीक है। ज्ञान अच्छा हो, विज्ञान से संपन्न हो, ठीक है। जिसकी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो। इंद्रियां मतलब हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अपने विषय, मतलब आईज जो है वो देख पा रही है, हमारी नोज जो है स्मेल कर पा रही है, ईयर्स जो है सुन पा रहे हैं, हमारी जो टंग है वो टेस्ट परसीव कर पा रही है, और स्किन जो है सेंसेशन ले रही है। ये सारी इंद्रियां हैं। और हमारी जो कर्म इंद्रियां होती है, हाथ पैर, ये सारे हमारे अगर सही काम कर रहे हैं तो वो है सुख आयु है। जिसके इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण होते हो, इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण होते हो मतलब उसका भाग्य भी उसके साथ हो, और सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। तो ये जब तुम देखोगे ना, ये सारे कैरेक्टर्स वो हैं जो हम सुखायु के जो कैरेक्टर्स हैं वो वैसे हैं। एक तो हमारे फिजिकल वेलबींग वाले हैं जो हमारी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, और दूसरा वो वाले कैरेक्टर्स हैं जो हम यूजुअली अब हम चाहते हैं कि हमारे में हम पराक्रमी हो, हम यशस्वी हो, हमारे को सब सम्मान करें, ठीक है। तो ये सारे वो वाले कैरेक्टर्स हैं। अब फिजिकल कैसे हुआ, जैसे इंद्रियां अच्छी हो तो उसकी सेंस ऑर्गन्स, हम चाहते हैं कि हमारी सारी सेंस ऑर्गन चलती रहे, हमको कोई भी डिसीज ना हो, ना ही फिजिकल हो ना मेंटल हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो हम ये सारी हम एक बॉडीली फंक्शंस बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो हम चाहते हैं अपने लिए कि हम हमारे को बाकी लोग कैसे परसीव करें, तो यहाँ पे सुखायु में वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। ठीक है। और दुख आयु क्या होता है, उपरोक्त लक्षणों से विपरीत शारीरिक मानसिक लक्षण एवं बलादि हो, उसे दुख आयु कहा जाता है। जो ऊपर लक्षण गिवन है उनसे जो ऑपोजिट लक्षण गिवन होंगे उन्हें दुख आयु कहा गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आयुर्वेद का स्वरूप। अब किसी भी चीज का स्वरूप कैसे डिफाइन करते हैं कि वो कैसा किस चीज से मिलकर बना है, या फिर उसके अंदर क्या क्या है। तो आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, तो यहाँ पे गिवन है ना, त्रिसूत्र। आयुर्वेद जो है त्रिसूत्र से बना है। अब त्रिसूत्र क्या है आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद शास्त्र में जानने योग्य विषयों का हेतु, लिंग और औषध, इन तीनों का ही संक्षेप में वर्णन किया गया है, अतः आयुर्वेद को त्रिसूत्र कहा गया है। अब आयुर्वेद को हम त्रिसूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमारे को डिसीज है तो हम उसका पहले हेतु बताएंगे। हेतु मतलब होता है कारण, कि उसका रीजन क्या है। जो हम कहते हैं ना कि आयुर्वेद हमेशा किसी भी डिसीज को रूट से क्योर करता है, तो वो रूट क्या है, उसका कारण, कि वो डिसीज का रीजन क्या है। तो वो हमारे पास आयुर्वेद में उसका हेतु गिवन होता है, ठीक है। और उसके बाद उसका लिंग गिवन होता है। लिंग का मतलब होता है लक्षण, कि क्या उसके लक्षण होते हैं। लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक, या फिर उसके क्या हमारे को रूप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिसीज है, अगर आपको बोला जाए कि उदर रोग है, तो उदर रोग में आपको क्या लक्षण दिखेंगे, ये उदर रोग तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि किसी को सिंपल कफ है तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, क्योंकि थ्रोट का सोरनेस होगा, या फिर डिजीनेस फील होगा, थोड़ा सा टायर्डनेस होगा। तो ये सारे क्या हैं, उसके सिम्टम्स है ना, तो इनको लिंग गिवन है, हर उसके ये लिंग है। तो किसी भी चीज का यहाँ पे हेतु गिवन है, यानी कि रीजन गिवन है। लिंग यानी कि लक्षण, या फिर अगर हम डिसीज के कंटेक्स्ट में बोलते हैं तो सिम्टम्स गिवन है। और औषध यानी कि उसका एक तरह से क्योर गिवन है, कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इन तीनों का ही संक्षेप में वर्णन किया गया है, अतः आयुर्वेद को त्रिसूत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका एआईपीजीटी में भी बहुत कॉमन आता है, क्योंकि ना आयुर्वेद में कई चीजें हैं। त्रिसूत्र क्या है, त्रिदंड क्या है, तो हमेशा ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिसूत्र में क्या आता है, त्रिदंड में क्या आता है, ठीक है। तो त्रिसूत्र में क्या आता है, हेतु लिंग औषध, ये तीन चीजें आती हैं। क्या आती है त्रिसूत्र में, हेतु लिंग और औषध, ठीक है। अब इन तीनों को ही मिलाकर, इन तीनों का ही संक्षेप संक्षेप में, मतलब बहुत ही कंसाइज करके, ज्यादा डिटेल में नहीं, उसको वर्णन किया गया है, इसलिए आयुर्वेद को त्रिसूत्र कहते हैं। यह त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए हितकर है। दोनों के लिए हितकर कैसे है, देखो स्वस्थ के लिए कैसे हितकर है, हमारे को आयुर्वेद में सिर्फ डिसीज का मैनेजमेंट नहीं सिखाया, हमारे को आयुर्वेद में एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाता है उसका भी मैनेजमेंट सिखाया है। तो इसलिए ये त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए हितकर है। और आयुर्वेद को शाश्वत पुण्य देने वाला कहा गया है। पुण्य देने वाला मतलब तो पता ही होगा कि जिससे हमको पुण्य की प्राप्ति हो।
है। और शाश्वत का मतलब क्या होता है कि जो अनंत हो, मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, ठीक है, जिसका हमारे को स्टार्ट का भी नहीं पता और जिसका कब एंड होगा वो भी नहीं पता, मतलब वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता आ रहा है, जब से सृष्टि थी उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। ठीक है। अब ये आयुर्वेद का स्वरूप कैसा है, त्रिसूत्र है, ठीक है, उसमें अब 3 चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, हेतु, लिंग, औषध। ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन के लिए। अब आयुर्वेद का प्रयोजन मैंने बताया ना अभी, क्या बच्चे क्या करके आते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन सुना के आते हैं जब आयुर्वेद की डेफिनेशन पूछते हैं, और आयुर्वेद के प्रयोजन पूछते हैं तो आयुर्वेद की डेफिनेशन सुनाते हैं, हिता हितम वाली। तो यहाँ पे क्या है, प्रयोजन वाली डेफिनेशन क्या है, ये स्टार्ट ही प्रयोजन से हो रही है। ठीक है। तो प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। ठीक है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन च अस्य, क्या है प्रयोजन, प्रयोजनम च अस्य, इसका प्रयोजन है स्वस्थस्य, स्वस्थ के, स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब ये जब स य लग जाता है ना एंड में, तो उसका मतलब होता है के। ठीक है, यहाँ पे आधा स और य लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है के। हिंदी में लिखते हैं ना क पे एक ही मात्रा। ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है के। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आतुरस्य, आतुर मतलब होता है रोगी, जो कोई भी डिसीज्ड है उसकी आतुरस्य, आतुर के विकार, विकार मतलब क्या होता है, रोग, आतुर के रोग का प्रशमन, प्रशमन होता है मतलब किसी भी चीज को कम करना। ठीक है। तो उस रोग का प्रशमन करना यानी कम करना, मतलब उसकी शांति का जहाँ पे वर्णन हो, वह शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि प्रयोजन का क्या मतलब होता है। प्रयोजन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या एम है। हम किसी भी, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे साइंस का, तो हम उसमें सबसे पहले लिखते थे ना हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही हमारे आयुर्वेद का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमारे को कहाँ मिलेगा। आयुर्वेद का हमारे को जो प्रयोजन है या फिर एम और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो प्रयोजन में मिलता है। ठीक है। तो प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। ठीक है। और ये ऐसा श्लोक है तुम कहीं पे भी लिख के आ सकते हो, एक ही पेपर में 3-3 बार लिख के आ सकते हो। तो ये वाला श्लोक तो बिल्कुल अच्छे से याद कर ही लेना। जिसमें किसी बच्चे को कोई भी श्लोक नहीं आता, ये वाला श्लोक सब रट के जाते हैं। और हर सेट, हमारे तो पेपर जब होते थे ना सेट A B C, तो हर सेट में 2-2 बार लिख के आते थे बच्चे पेपर में, क्योंकि एक ही श्लोक आता था। ठीक है। तो ये वाला श्लोक अच्छे से याद करना है, एक आयुर्वेद के लक्षण वाला और एक आयु के लक्षण वाला। ठीक है। अब हमने बताया कि आयुर्वेद शास्त्र के 2 प्रयोजन हैं, क्या है, स्वस्थ मनुष्य की, स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य मतलब होता है हेल्थ की, स्वस्थ मतलब हेल्दी इंडिविजुअल, उसकी स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी है ना, इससे ये हेल्थ बन गया है। ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब रक्षा कैसे करते हैं, आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको खाना, या फिर हम जो खाना पी रहे हैं वो खाना कैसे खाना है, हमारे को पीना मतलब पीने में जल लेना है या फिर दूध लेना है या फिर जो भी कुछ लेना है वो कैसे लेना है। ठीक है। हमारी वात पित्त कफ जो प्रकृति है उसके अनुसार कैसे लेना है और ऋतु के अनुसार कैसे लेना है, ये सब गिवन है। ठीक है। विहार, विहार क्या होता है कि जो हम कार्य करते हैं उन्हें वो सारे विहार में आते हैं। तो स्वप्न, मतलब स्वप्न मतलब होता है सोना, तो सोने का टाइम क्या होता है, अगर दिन में सोओगे तो कफ बढ़ जाएगा, रात को अगर जागरण करोगे, रात्रि जागरण करोगे तो वात बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये सब क्या होता है, विहार में आता है कि ज्यादा व्यायाम करने से क्या हमारे को रोग हो सकते हैं, या फिर ज्यादा मैथुन करने से क्या ये रोग हो सकते हैं, ये सब विहार के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिनचर्या। दिनचर्या में हमारे को गिवन है कि हमारे को स्वस्थ कैसे रहना है, कि अब उसमें अगर जो अब अष्टांग हृदय का तुम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें गिवन होगा कि अंजन लगाना है या फिर दातुन करना है, तंबुल सेवन करना है, तो ये सब दिनचर्या में आता है। और अभ्यंग करना है, ये सब दिनचर्या में आता है, तो इनसे हमारी हेल्थ मेंटेन होती है। ऋतुचर्या आदि का पालन, ऋतुचर्या आदि का पालन क्या होता है, जैसे अगर वर्षा ऋतु है तो उसमें
वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो वातिक आहार नहीं खाना, ठीक है? तो ये सारा क्या हुआ, इसका हमारा ऋतुचर्या आदि का पालन करना। हम इसी बेसिस पे आगे जाके डाइट बताते हैं ना अपने पेशेंट्स को। हम कैसे बताएँगे जब पेशेंट आएगा हमारे पास कि मेरे को अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो तुम क्या बताओगे? क्या नहीं खाना? वो तुम इसी बेसिस पे बताओगे कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसका ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, इस बेसिस पे बताओगे। तो ये हमारे को स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और आतुर व्यक्ति दोनों के लिए गिवन है, ठीक है? और नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे हमारे को, आतुर रोगी के रोग का निवारण करना मतलब दूर करना। तो आतुर क्या है? रोगी है, उसके रोग, विकार यहाँ पे गिवन था ना, आतुरस्य विकार प्रशमन च, विकार मतलब रोग का निवारण या फिर शांति करना। अब इसकी शांति कैसे होती है? ये औषध के द्वारा होती है, संशोधन, चिकित्सा, अग्नि, शस्त्र, क्षार आदि के प्रयोग से। तो अग्निकर्म होता है हमारा, शस्त्र कर्म मतलब सर्जरी होती है, अग्निकर्म मतलब अग्नि से जलाकर करते हैं। संशोधन में वमन, विरेचन जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है वो सब आता है। और क्षार क्या होता है हमारा, एल्कलाइन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे भी हम जैसे क्षार सूत्र अगर किसी ने सुना हो, तो क्षार सूत्र से हम उसको एक तरह से कॉटराइजेशन का ही तरीका होता है। मतलब उस तरह से किसी भी कॉर्न या वॉर्ट है तो उसको हम बर्न करके उसको क्योर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? आतुर के, मतलब रोगी का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो औषध से, संशोधन से, अग्नि, शास्त्र, क्षार आदि के प्रयोग से करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आयुर्वेद में इन सभी का मेंशन है, इसलिए आयुर्वेद का प्रयोजन यहाँ पे क्या हुआ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, ठीक है? तो अब हमें क्या पढ़ना है, सिद्धांत क्या होते हैं। ये हमारा टॉपिक 1.3 स्टार्ट हो गया है हमारा सिलेबस का, कि लक्षण क्या है और सिद्धांत के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा क्या, अब हम इसका ये श्लोक है, ठीक है? फर्स्ट श्लोक है, ये भी आपका मन करे तो आप याद कर सकते हो, मतलब जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो याद कर सकता है ये वाला श्लोक, ठीक है? तो सिद्धांतो नाम स य परीक्षके बहुविधम परीक्षय हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय, ठीक है? अब मैं इसकी पहले हिंदी पढ़ाती हूँ आपको। जिन विषयों के अनेक बार परीक्षणों द्वारा परीक्षा करके तथा अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके स्थायी निर्णय लिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो कोई भी एक हम साइंस में पढ़ते थे लॉ, तो कोई लॉ जो होता है वो कैसे बनता है, हम पहले उसको कोई भी हम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? हमको कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कोई एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, ठीक है? और वो एक्सपेरिमेंट जो हमने कंडक्ट किया, उसको हम फिर हमारा जो रिज़ल्ट आया, उसको हम मल्टीपल टाइम्स रिवर्ट करके देखेंगे कि मतलब एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी ही ले लिया कि अगर हमारा जो बॉल है वो नीचे गिर रहा है, तो अगर हम उसको हर बार गिरा के देखेंगे तो सेम रिज़ल्ट आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि एक बार ऊपर चली गई, नहीं होता ऐसा। तो वो हमने बार-बार उसको करके देखा है, या फिर लॉ ऑफ मोशन है या फिर कोई भी लॉ है, तो वो हमारे पास हर बार प्रूव होता है, जितनी बार तुम करोगे उतनी बार वही सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो ये क्या वो हम उसका मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद हम उसको, हाँ, जब वो सेम रिजल्ट आ जाता है बार-बार, तभी हम उसको लॉ मानते हैं, ठीक है? या फिर लॉ अनाउंस करते हैं। तो क्या है, जिस विषय का अनेक बार परीक्षणों द्वारा परीक्षा करके, मतलब बहुत सारे परीक्षणों मतलब एक्सपेरिमेंट करके, परीक्षा करके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को करने को कह रहे हैं। परीक्षणों द्वारा परीक्षा करके, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे तथा अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके, अनेक हेतुओं द्वारा मतलब अलग-अलग मेजर से करके देख लिया हमने, तो उसके बाद स्थायी निर्णय लिया जाता है। स्थायी निर्णय मतलब एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो हमारे को मिलता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। क्या बोला हमने यहाँ पे कि अनेक बार परीक्षणों द्वारा परीक्षा करके, बहुत बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके, मतलब मल्टीपल रीजंस देके हमने उसे सिद्ध किया है कि अब हमने जो बताया कि हमारी जो हम मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल लिया, तो अगर
हमारी जो बॉल नीचे गिर रही है, तो उसके बाद हमने रीज़न भी तो दिया कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, वो उसे नीचे पुल कर रही है, उसकी वज़ह से वो नीचे आ रहा है। तो अनेक हेतुओं द्वारा हमने उसके बहुत सारे रीज़न भी निकाले कि इसके ये रीज़न हो सकते हैं। अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके, मतलब सिद्ध करना होता है प्रूव करना, ठीक है? और स्थायी निर्णय मतलब एक स्थायी मतलब होता है जो कभी भी हिले ना, मतलब मूव ना हो, जो जैसे आज जो लॉ है वो बाद में बदल ना जाए, ठीक है? तो स्थायी निर्णय है वो। एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लिया है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। अब इसका हम श्लोक देखते हैं। अब तुम्हारे को समझ आ गई हिंदी इसकी? अब हम इसका श्लोक देखते हैं। सिद्धांतो नाम, सिद्धांत उसका नाम है। ओ नाम यहाँ पे ना, सिद्धांतो नाम, सिद्धांत उसका नाम है। स य परीक्षके बहुविध अब यहाँ पे क्या कैसे तोड़ना है इसे? परीक्षकों द्वारा बहुविध, बहुविध मतलब बहुत बार, परीक्षये परीक्षा करी गई है, ठीक है? परीक्षकों द्वारा मतलब जो पर्सन परीक्षा कर रहा है उसके द्वारा बहुत बार परीक्षा करी गई है। हेतुभिश्च, हेतु भी साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। क्या है? जो हमने हेतु है उसको साध दिया है, मतलब जो उसका रीजन था उसको हमने प्रूव कर दिया है। हेतु क्या बताया मैंने? रीजन, कि कोई भी चीज का कारण क्या है, उसको साधित्वा मतलब प्रूव किया है। और उसके बाद स्थाप्यते निर्णय, हमने जो अपना निर्णय है, हमारा जो कंक्लूजन है उसको स्थापित कर दिया, यानी कि प्रूव कर दिया, उसे सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? दो चीजें गिवन है सिर्फ इसमें, परीक्षकों द्वारा परीक्षा करके बहुत बार, और हेतु द्वारा साधित करके। हम जब सिद्धांत की डेफिनेशन बोलेंगे तो हमारे को सिर्फ 2 पॉइंटर्स याद रखने हैं दिमाग में। क्या? जो परीक्षकों द्वारा परीक्षा किया गया हो, और हेतुओं द्वारा साधित हो, मतलब उसका रीजंस गिवन हो हमारे पास, बिना रीजन के कुछ नहीं बोलना, ठीक है? तो वो जो जब हमारे पास रीजंस पता हो और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके सेम रिजल्ट आता है, तो स्थापित निर्णय, जो निर्णय स्थापित होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमारी सिद्धांत की ये डेफिनेशन हो गई। सिद्धांतो नाम स परीक्षके बहुविध परीक्षय हेतुभिश्च साधित्वा स्थापिते निर्णय। ठीक है? अब आप ऐसे याद रखोगे कि हमारे को श्लोक में क्या हो, हमारे को डेफिनेशन याद हो जाएगी तो हमारे को श्लोक भी याद हो जाएगा कि हमारी श्लोक में सिद्धांत की